आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर और फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले हम सीखेंगे रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। रिसोर्सेज ये है कि पहले चैप्टर में पहला शब्द रिसोर्सेज, चैप्टर ज्योग्राफी बुक में पहला शब्द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, हमारे संसाधन को प्रॉपर सेटिस्फाई करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने के लिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने के लिए, कल्चरली एक्सपेक्टेबल होने के लिए। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास। अपने देश को विकास करेंगे हम, अपने इसको विकास करने के लिए करेंगे। तो सेकंड में चलते हैं। तो रिसोर्सेज के संसाधन क्या समझते हैं आप? ठीक है, ओके। अब हम सीखेंगे रिसोर्सेज। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर एनवायरनमेंट which is technologically satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable। उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस। तो इसको हम एक टाइप से लिख सकते हैं, एक डिफाइन टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन एक बनता है डिफाइन रिसोर्सेज, डिफाइन टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बनता है डिफाइन रिसोर्सेज। तो अब हम सीखेंगे रिसोर्सेज का शॉर्ट। देखो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है ना, देखो पहले तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए हमारे लिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सपेक्टेबल होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। ये डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ओनली आपके एनसीईआरटी में यह है, ट्रायंगल है का आपके इसमें, ट्रायंगल 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 है इसमें। तो ट्रायंगल में ह्यूमन बींग, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। देखो इंटर 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 डिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये एक है। तो इसके एनसीईआरटी में ये इमेज है, ये इमेज को थोड़ा बहुत देख के चलना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख के चल जाना। ओके। अब क्या हमारा, देखो अब न्यू एनसीईआरटी में ना क्या है, मतलब अब न्यू एनसीईआरटी में डिटेल एक्सप्लेनेशन गायब हो चुका है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब भैया क्या, भैया आप ही समझा दो डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है। देख भाई, देख भाई, पहले तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखो। देखो रिसोर्सेज, देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नोट्स में, किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। देखो ये करने के बाद देखो इसमें क्या है, मतलब ये मतलब बुक में रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बायोटेक ए बायोटेक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्बिलिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, दो तीन चार टाइप के ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कुछ वगैरह, दो तीन चार टाइप के, और उसके रिसोर्स कैसे यूज़ करते हैं वो दिया। तो अब हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ और उसके प्रॉब्लम्स, ओके।
पहले तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स, greed of individual accumulation of resources in few hands with divided into two segments, have or advanced, rich and poor. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer. इसमें ये क्वेश्चन एक बन जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन बन जाता है, इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, मेंशन 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है आपको। तो आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है आपको। तो आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। तो आपने अपने अब क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स पढ़ लिए। अब ये तो कुछ नहीं है। अब क्या से आउटकम क्या निकला इसका, देखो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है हमको, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है। वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, यही है सॉल्यूशन, यही है इसका सॉल्यूशन, यही है। देर आर सम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रियो डी जेनेरियो समिट 1992 आया और एजेंडा 21 बाहर आया। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से एजेंडा 21 बाहर आया। ओके, इसका इसका सॉल्यूशन यही है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो हम अब पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ओके, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. ये भी एक कीवर्ड टाइप के, डिफाइन टाइप के पूछ सकते हैं, डिफाइन टाइप के पूछ सकता है उनको, डिफाइन टाइप का पूछ सकता है। तो इस डिफाइन टाइप के क्वेश्चन को, डिफाइन टाइप के क्वेश्चन, डिफाइन टाइप के क्वेश्चंस को याद रखना है, तो रख लेना याद। उसके बाद इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो क्या। ए अर्थ समिट वेयर 100 of states meet in Rio de Janeiro. This summit was conducted addressing urgent problems of environmental protection, socio-economic development और global level. इसका ये क्या है, ए रियो डी जेनेरियो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अवॉर्डेड, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक बार किया, क्या है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में लॉन्ग मतलब ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब देखो, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है, 100 से भी ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील को आके एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ये क्या, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो, इधर हम मतलब साइन किए थे, 100 ऑफ हेड ऑफ स्टेट साइन किए थे। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एजेंडा 21 मैं समझा रहा हूँ आपको। डिक्लेरेशन साइन बाय द डिक्लेरेशन साइन बाय द रियो डी जेनेरियो 1992। डेट इम्पोर्टेंट है, डेट लिखो, डेट 1992, लास्ट में इवेंट लिखो, इम्पोर्टेंट है ये, डेट वेट याद रखो। यूएनसीडी क्या, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन। ओके, इससे एक मतलब इससे एक बाहर आया, इससे एक बाहर आया
अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेस। इसके अब हम हाउ हाउ वो इसके इसके हाउ के बारे में देखेंगे। पहले हाउ के बारे में देखेंगे। रुको, हाउ local government should grow in agendas, global cooperation, common interest, mutual needs and need responsibilities। ये एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एमसीक्यू, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ना किस में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो इस साल के पैटर्न में 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? Why do we need resource planning? Resource planning, why do we need? Unequal, uneven distribution of resources. Okay. और बैलेंस, ये कुछ नहीं है इसके बारे में, ये वैसे कुछ नहीं लिखना है अभी इसके बारे में। डायरेक्ट इसके 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 ऊपर आ जाता है, थ्योरी के ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन से इसके ऊपर आते हैं ज़्यादा। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स, सर्वेइंग मैप्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसोर्स, evolving a planned structure and appropriate technology skills, institution setup employing the resource environmental plan, matching the resource development plans which with overall national development plans। okay, समझाया लगा। ये कुछ नहीं है इसके बारे में, वेस्ट है ये वेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं तुम। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये गांधी जी ने एक स्टेटमेंट लिखा, देयर इज इनफ फॉर ग्रीड, इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, महात्मा गांधी। इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। he need the greedy, selfish individual, exploitative nature model technology has the root cause of resources depletion of the global level। second word, he against the mass production and wanted to replace it the production। ये कुछ नहीं है, ये एक बुक के लिखा है, 2 बुक, तो 2 बुक को देखते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, 3 पॉइंट लिखे हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated the conservation of time is most systematic way in 1968, डेट इम्पोर्टेंट है, और 1974 डेट लिख लेना नोटबुक में, डेट लिखो, पहले से बोला तुम लोग को डेट लिखो। ये बुक इन्होंने प्रेजेंट लिखा महात्मा गांधी ने। तो इस बुक के बारे में तो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आए हैं इसमें। ओके, इसमें कुछ नहीं है। ये लैंड यूज रिसोर्सेज, इसके यूजेस क्या मैं बोल रहा हूँ। यूजेस क्या है इसके? इट प्रोवाइड्स नेचर वेजिटेशंस,
एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेशंस क्या, लैंड इज एसेस टू। ये देखो इसकी टाइप में आपके इसमें एक पाई चार्ट दिया रहेगा, पाई चार्ट दिया रहेगा आपके इसमें, तो मैं पाई चार्ट थोड़ा बना रहा हूँ मैं। देखो इसके एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्स मास क्या है, ये ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ना, इसको प्लेन एरिया बोलते हैं। 43%, प्लेन एरिया कितने, 43% ऑफ प्लेन एरिया। ओके, प्लेन एरिया 43% है। तो अब माउंटेन्स कितने हैं, 30%, और ये कितने हैं, 27%। ओके, अब ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें भी दो, ये एक शब्द बदल बदल के आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस के तरीके अलग पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है। ये एक क्वेश्चन एक बन सकता है, 3 मार्क के, 5 मार्क के टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको लिखना है ठीक से। फर्स्ट में क्या, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कुछ नहीं है इसमें। लैंड नॉट अवेलेबल टू बैरन वेस्ट लैंड, ये इसको लैंड पुट द नॉन एग्रीकल्चरल यूज रोड, कल्टीवेशन रिसोर्स फॉरेस्ट, ये अदर कल्टीवेशन लैंड एक्सक्लूडेड, permanent pastures grazing, some under pastures and some areas, zone areas, net zone areas, culturable wasteland cultivated in 5 agricultural areas, fallow land, AB, current fallow left into the cultivation of one agricultural area, अदर कल्टीवेशन, ये लेफ्ट कल्टीवेशन पास्ट 5 से 3 ईयर छोड़ देने से वो हमको अनकल्टिवेटेड पास्टलैंड हमको माना जाएगा। नेट्सून एरिया क्या, एरिया एटलीस्ट मतलब खेती की जाएगी 1 साल, उसको हम नेट्सून एरिया बोल के बोलते जाएंगे। एरिया सून द एग्रीकल्चर एरिया प्लस विद द ग्रोस कॉर्ड लैंड। इसमें एक डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं किस किस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम पैक में मिल जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। इसमें लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में दे दिया। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज़ पैटर्न क्या है पढ़ेंगे हम। पहले पहले तो हेडिंग को समझिए। Land use pattern in India. These are determination both the physical factors, topography, climate change. ये आपको लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। वह टोटल जोग्राफिकल एरियाज 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is only for 93% of the total geographical area. Why? एक क्वेश्चन एक बन जाता है, इसमें क्वेश्चन एक बन जाता है। लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स इज हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। इस क्वेश्चन एक बन रहा है।
Most of the other than current fallow lands are either of poor quality of the cost cultivation of such land is very high. ये कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्वेश्चन आपको नोट्स नोट्स मिल जाएंगे आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको 2-3 बार रीडिंग करना है। ये थ्योरी पार्ट सब है। ये एनसीईआरटी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये सब हो चुका है। अब सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल्स के बारे में देखो, शॉर्ट फॉर्म तो है सॉइल्स को पढ़ने के लिए, लेकिन बोल रहा हूँ पढ़ ले तो उसके बाद कुछ करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन 90% ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द शेल्टर्स एंड क्लॉथ्स ह्यूमन एक्टिविटीज डू नॉट डिग्रेडेशन एक्टिवेटेड। दे एक्सप्लेन कॉजेस क्या है? डिफॉरेस्टेशन causes क्या है? Deforestation, overgrazing, mining and acquiring, over irrigation, minerals processing industries, afforestation, management of grazing land, resulting mining, drip irrigation, sprinkles, plantation of shelter belts, growing thorny grasses। ये मतलब इस कॉजेस के सॉल्यूशंस ये है। ओके, कॉजेस के सॉल्यूशंस है, ये मिट जाएंगे, लेकिन आपको खुद से नोटबुक में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नोट्स आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सॉइल हैज़ ए रिसोर्स, ये सॉइल हैज़ ए रिसोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डिफिनेशन, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक बन जाता है, सॉरी फॉर द ग्लिच। इधर क्वेश्चन एक बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। लैंड एंड सॉइल की डिफरेंस क्या है, ये मुझे होमवर्क है आपका, कमेंट में बताना। ओके, सॉइल क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ए लिविंग सिस्टम। ओके, और क्या रिलीफ? देखो इधर मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्रिस्पी पॉइंट्स आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ प्लांट टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये ईजी है, कुछ नहीं है। देखो आपको मैं पिक्चर के फॉर्म में बोल दे रहा हूँ। ये है हमारा टॉप सॉइल, नहीं रुक रहा, ये है हमारा टॉप सॉइल हुआ, और ये है हमारा सब सॉइल, वेदर रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। ये सबटेनियम वेदर पेरेंट रॉक है। फिर से ये अनवेदर पेरेंट बेड रॉक है। ओके, ये अनवेदर पेरेंट बेड रॉक है ये। ओके, दिख गया आपको? ठीक है। अब हम मैपिंग के लिए देखेंगे। तो मैपिंग देखो, इसमें मैपिंग ना, इसमें मैप का, आप किस बच्चों को डाउट है मैप का, कि कमेंट आ रहा है कि मैप का, भैया मैप का क्या करें? मैप का देखो, इस रिसोर्सेस और डेवलपमेंट में, रिसोर्सेस और डेवलपमेंट में ना, मतलब सॉइल्स के बारे में मैप आता है। इसमें एक चैप्टर ही है मैप। ये मैप को आपको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना, हो गया। आपको मैं डिटेल में बोल देता हूँ ब्लैक सॉइल किधर मिलता है। फिर से आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दूँगा मैं आपको, कि जल्दी याद कैसे करते हैं, तो मैं बता दूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे क्या, on the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, chemical and physical properties for the soil of receptions. Okay. और alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil और एरिड सॉइल, फिर से एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इतने एलोवेल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इतने ही आपको करने हैं। ओके, इस मैप को आपको अच्छे से देखना है मैप को। तो इस मैप को आपको दिखा देता हूँ आपको क्या इसको क्या फॉरेस्ट, एलोवेलियल, रेड, ब्लैक, लेटरेट, एराइड। तो ये है पूरा फॉरेस्ट सॉइल और ये है पूरा एराइड सॉइल और ये है पूरा रेड एंड येलो सॉइल और ये है पूरा रेड, सॉरी, ब्लैक सॉइल। और ये येलो दिख रहा है आपको, ये है रेड सॉइल। और लेटरेट सॉइल आपको ये दिख रहा रहेगा साइड में, थोड़ा बहुत दिख रहा रहेगा, उसको हम बोलते हैं लेटरेट सॉइल। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया? एलोवेल सॉइल, कौन सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं सॉइल्स। एलोवेल सॉइल, वीडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है। ओके, पढ़ना अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, these are displayed deposit on three important Himalayan river in the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. याद करना, द इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर क्या है? द हिंदूज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑल्सो फाइंड इन ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पर्टिकुलर इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी। ये याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पहले से ही आपको बोल दिया ये इम्पोर्टेंट है, तो मुझे इम्पोर्टेंट है सॉरी। ओके, फिर से फर्टाइल और 2 पॉइंट है इसके। एक है एलोवेल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, contain equal proportion of potash, phosphoric acid and lime, ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals. Regions of alluvial soil and intensely cultivated density. Okay. ये सॉइल मतलब बहुत बड़ा सॉइल है, इम्पोर्टेंट सॉइल भी है। इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना। एनसीईआरटी को तो 2 खोल के पीछे जाना। ओके, एनसीईआरटी में ये मार्क कर लेना, नोट्स वेस्ट में क्यों लिखोगे तुम लोग, मैं आपको दूंगा, नहीं तो लेक्चर के बीच में आप नोट्स मतलब मार्क कर लेना, ये पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, अब चलते हैं एलोवेल सॉइल के डिफरेंस भांगर एंड खादर पे किधर कौन से प्लेन्स पे मिलते हैं वो पहले देख लेते हैं। वाह, ओके, चलो। क्या एलोवेल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion of sand, silt and clay. Okay, Duros, Chos and Terai in podcast plains. ये कुछ नहीं है। Aspects of their size are local components which soils are very descripted. इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें भांगर और कादर के बारे में दिया है। ओके, इसमें भांगर और खादर के बारे में दिया है, तो इस भांगर और खादर को हम पढ़ेंगे। भांगर क्या है? ओल्ड एलोवेल सॉइल है। खादर क्या है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, न्यू एलोवेल सॉइल है। लेस फर्टाइल ड्यू टू द हाई concentration of conquered nodules. It is more fertile than Bhangar and it consists of more fine particles. Okay, ये important है, डिफरेंशिएट टाइप के आपको पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे से सतर्क रहे। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक इन कलर ऑल्सो इज रेगुलर सॉइल्स एंड कॉटन सॉइल। याद करना ये डिफाइन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है, मतलब एमसीक्यू टाइप के पूछ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के पूछ सकते हैं। हाँ मैंने पूछा नहीं, हाँ बोला नहीं ये इसके फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन किधर हो रहा है, फॉर्मेशन किधर किधर होता है और किधर ये होता है, सब सॉइल के बारे में पूछता है। लेकिन इस सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट सॉइल है, तो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, फॉर्मेशन देख के जाना है। लेकिन सॉइल्स के बारे में तो मतलब ज़्यादातर तो आपको सॉइल्स के बारे में तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा 50 to 60% के चांस है कि 50 to 60% चांस है कि आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिले रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर से सॉइल्स के बारे में। ओके उसके बाद क्या है, ब्लैक सॉइल, फॉर्मेशन एंड लोकेशन। मैंने पूछा ना, पूछ सकते हैं आपको फॉर्मेशन और लोकेशन के बारे में। 3 पॉइंट लिखा है ना, नंबर देंगे। क्लाइमेटेड कंडीशन अलोंग द पेरेंट रॉक मटेरियल एज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल टाइप ऑफ basalt region is made of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Satur, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, extend in the southeast direction along the Godavari and the कृष्णा वैली। ये कुछ नहीं है, इसको ओनली 2-3 बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है। यह समझा दिया मैंने अच्छे से, तो इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा आपको। और ये ब्लैक soil are made of extremely fine clay material, well know of their capacity to other rich in color nutrients such as calcium oxide, magnesium, potash, lime. These soils are regular poor in phosphoric. ओके और अब पढ़ेंगे हम नीचे। तो similar doubts develop deep cracks during hot weather and sticky when eat। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अनदेखा करके जाओ, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको अनदेखा करके जाना। ये ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है। ये फॉर्मेशन एंड लोकेशन क्या है, ये रेड एंड येलो सॉइल्स का। रेड सॉइल डेवलप्स क्रिस्टल इग्नोस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो rainfall in the eastern southern parts of the Deccan Plateau. Okay, first point, second point. Also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Mindus Ganga plain and along the coast of Western Ghats. ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपको एमसीक्यू टाइप में भी। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है रेडिश इन कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ सॉइल इन क्रिस्टल्स मेटाफोरिक लॉक्स it looks yellow when it comes to hydrated form. लेटरेट सॉइल क्या है, लेटरेट सॉइल क्या है आपको मतलब लेटरेट सॉइल कुछ नहीं है। द वेस्टर्न सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेवलप होता है क्लाइमेट, सब tropical subtropical climate and alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to the heavy rain. Laterite soil are mostly deeply to very deep acidic general diffusion occurs mostly in Western Ghats regions, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha,
वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब लेटरेट सॉइल इज जनरली पुअर फॉर इन ह्यूमन, प्रोन इन erosion and degradation, so due to their position and landscape, after adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, these soils is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are more suitable for crops like soy nut. ओके, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर उसमें करूँगा। तो अब हम पढ़ेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है? Sandy in texture and saline in nature. In some, salt content is very high, and common salt is obtained often in the water. Arid soil is lack humans and moisture. Uh, the lower regions of the soil are occupied to the regions of the soil occupied by kangar because of the increasing calcium content downwards. Or agriculture क्या, after proper irrigation these soils become cultivable as been case of western Rajasthan. ओके, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल found in hilly and mountains areas has sufficient rainwater for our rainwater and available characteristics. Soil texture varies according to the mountains environment where they are found. Loamy and silty in valley sides, coarse grain in upper slopes. If the if the human if the in the human covered areas of Himalayas, their soil experience and degradation and are acidic in low humus content. एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है आपको, तो चलिए इधर चलिए। तो आपको एक्सप्लेन करना है तो द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिश एंड alluvial fans are fertile. ओके, लास्ट टॉपिक तो बचा है हमारा लास्ट टॉपिक। ओके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या पढ़ेंगे? सॉइल इरोजन क्या? द डिसोसिएशन ऑफ सॉइल कवरेज एंड subsequent washing down in described as erosion. Causes, इसके causes क्या हुआ? इसके solutions: human activity, deforestation, overgrazing, construction, mining, defective farming method, natural forces, wind, glaciers, water leads to erosion। और ये कुछ नेचुरल फोर्सेस है। अब क्या, gullies are being created to running water, or badland to known as ravines in channel basin, seat erosion when seat of topsoil is washed away due to water flow, wind erosion when low soil and soil at slope blows due to wind। ये कुछ मतलब कीवर्ड्स के टाइप के दिए हैं आपको, ये पिक्चर्स है। ये सॉइल कंजर्वेशन, ये आपको एग्जाम पैक की डेफिनेशन, ये कंट्रोल प्लेगिंग, स्ट्रिप इरिगेशन और शेल्टर बेल्ट फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन। आपको इमेजेस में क्लियर कट दिखता रहेगा। तो अब क्या हुआ? अब चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। चैप्टर कंप्लीट भाइयों बहनों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बैलून फोड़ो, बैलून फोड़ो, बैलून फोड़ो, बैलून फोड़ो। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है,
हमने क्या क्या पढ़ा, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और उसके उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, देखो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992 उसको कॉन्सेप्ट एक बाहर आया, एजेंडा 21, जो कि नोट्स में इंक्लूडेड है। आपको पेन्स मतलब नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, उतना ही काफ़ी है आपको। तो इस चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। कल मिलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस से। बाय बाय।